आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर बुशरा बीबी की रिहाई और इस रिहाई से जुड़ी एक जो साजिश जो है वो तैयार की जा रही है, इस साजिश से पर्दा उठाएंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के तोते बोल रहे हैं और कहा ही जाता है कि कोई डील हो रही है। इमरान खान की रिहाई क्या होगी, इमरान खान के मुकदमात और फिर उनकी अपील की समाअत भी लग गई है 29 अक्टूबर को। तो क्या ये सब कुछ एक डील का नतीजा है? इसका मुकम्मल जायजा रखेंगे अपने सुनने वालों के लिए। और राय साहब, आज काजी साहब का आखिरी दिन है और इन्होंने कितने स्याह फैसले किए, इस पर भी एक नज़र डालेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी का जो एक नया दौर जिसका आगाज होने जा रहा है, ये कैसा होगा और आईनी बेंच से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या तवक्कुआत हैं। साहब, आज पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अलीमा खान की रिहाई हुई है, एक प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि अलीमा खान किसी डील के नतीजे में बाहर आई हैं। अगर आप बुशरा बीबी की इस रिहाई के हवाले से देखें तो ये प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है। बुशरा बीबी के पिछले 9 जो माह के केसेस थे या जिस तरह से वो अंदर रही, हमें किसी लेवल के ऊपर ये तासुर नहीं मिला कि वो डील करना चाहती है। आपको याद है कि ये इनको बुशरा बीबी को इससे पहले भी अडयाला जेल की बजाय बनी गाला के अंदर रखा गया बुशरा बीबी को, और उन्होंने कहा कि मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, मुझे आप आम कैदियों की तरह भेजें। और फिर उससे पहले इन्होंने किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो खुद से चलकर यानी अडयाला जेल जाकर उन्हें सरेंडर किया, तो ये भी एक बड़ा वाजे हमने इंडिकेटर देखा बुशरा बीबी की तरफ से कि वो चाहती थी कि इन केसेस का सामना किया जाए और अपनी बेगुनाही को साबित किया जाए। अच्छा राय साहब, आपको क्या लगता है बुशरा बीबी की रिहाई और फिर जो इमरान खान की मुलाकातें, चूंकि फैसल वाडा मुसलसल हमें ये कह रहे हैं कि देखा मेरी तमाम बातें सच हुई, देखा मैंने कल आपको बता दिया था, तो क्या ये वाकई देखा वाली बात है या इमरान खान के जो मुकदमात हैं वो मेरिट पर पाकिस्तान की अदालतों में, चूंकि डील अगर किसी लेवल पर होती तो, क्योंकि वो ये भी आप क्लेम कर रहे हैं कि इसके अंदर सारे बेनिफिशियरी होंगे लेकिन इमरान खान बेनिफिशियरी नहीं होगा और कुछ लोग और फायदा उठा रहे हैं। तो साहब, ये तो जमात ही इमरान खान की है, ये जमात ही इमरान खान के नाम से चलती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बगैर कुछ नहीं और इमरान खान पीटीआई ये आपस में ताल्लुक है। तो डील कौन करेगा? और क्या वो जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा है वो बेनिफिशियरी हैं, इमरान खान नहीं है, तो ऐसे बेनिफिशियरी कौन से लोग हैं जिनकी वाकई इमरान खान से ज्यादा वैल्यू होगी, जिसके बारे में ये फैसल वाडा या बाकी लोग जो क्लेम कर रहे हैं? देखें, फैसल वाडा की तो कोई सियासी औकात नहीं है कि वो इमरान खान साहब या बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक कोई प्रिडिक्शन कर सकें, कोई बात कर सकें। पहले तो उनको अपना सियासी कद काठ देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो सेनेटर कैसे मुंतखब हुए। वो तो एक काउंसलर तक मुंतखब नहीं हो सकते थे इमरान खान साहब का साथ छोड़ने के बाद, और उनको फिर पीपल्स पार्टी के वोटों से सेनेटर मुंतखब करवाया गया। और निजी महफिलों में फैसल वाडा के लिए आम तौर पर मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन पीपल्स पार्टी की रहनुमा फैसल वाडा को निजी महफिलों में जिन अलकाबात से नवाजते हैं, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि बदतहजीबी के दायरे तक गालम गलोच भी करते हैं कि GHQ की जानिब से इनको मुसल्लत किया गया और हमारी सेनेट की एक सीट जो है ये शख्स खा गए। तो ये इनकी सियासी औकात है। इनको पता है कि नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले उनको किस नज़र से देखते हैं। अभी ख्वाजा आसिफ का एक क्लिप वायरल हुआ है, आपने देखा होगा हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि ये जो आईनी तरमीम हुई है ये बाप के बाप का कमाल है। यानी बाप का मतलब यह है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी बाप, और उनका तासुर ये था कि एस्टैब्लिशमेंट का कमाल है। तो इस पर फिर ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि मैं फैसल वाडा के बाप के ऊपर
कोई कमेंट नहीं करूंगा, मुझे आप माफी दे दें। यदि अब मेरे अल्फाज नहीं है, आपके अल्फाज नहीं है, हमारे व्यूअर्स को पता है कि हम बड़े तहजीब के दायरे में रह के, सहाफती इक़दार के दायरे में रह के रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन जो वाकयात हो उनको कोट करना पड़ता है। तो उन्होंने ये तासुर दिया कि एस्टैब्लिशमेंट चूंकि फैसल वाउडा की बाप है, तो इसलिए मुझ में इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के मामले पर कोई बात कर सकूं। तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को फैसल वाउडा का बाप का हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, और उसके बाद फिर फैसल वाउडा बड़े तिलमिलाए भी, और उन्होंने एक ट्वीट किया ख्वाजा आसिफ की। इसी ट्वीट इस क्लिप के जवाब में उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे कितने बाप हैं और किस तरीके से तुम अपने बाप बदलते रहते हो। तो ये हालत है। ये फॉर्म 47 पर मुंतखब होने वाले, सिलेक्ट होकर जाली तरीके से मुसल्लत होने वाले और GHQ की सहूलतकारी से सेनेटर बनने वाले आपस में गुत्थम गुत्था है। दोनों को पता है कि दोनों फ्रॉडी हैं, दोनों को पता है कि वो लूट मार करके, फ्रॉड करके असेंबली में और सेनेट में पहुंचे हैं। तो एक तो इससे आप अंदाजा कर लें कि फैसल वाउडा की एक सियासी हैसियत का है। अब जो उन्होंने कहा है कि देखा कि मैंने ये प्रिडिक्शन की थी, इसका एक मुतबादिल देखा भी है, और वो मुतबादिल देखा ये है कि बुशरा बीबी साहिबा को 9 माह से जायद जेल में रखा गया। 9 माह से जायद जेल में रखा गया। बुशरा बीबी साहिबा की अपनी चॉइस थी कि वो अडयाला जेल जाएंगी। बुशरा बीबी साहिबा को इससे पहले बनीगाला में रखा गया था, और उसका मकसद ये था कि बनीगाला में जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां, यानी एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाली एजेंसियां, इनके अफसरान, इनके एहलकार बुशरा बीबी साहिबा के पास जाएं, उन्हें यह पैगाम दें कि इमरान खान साहब को आप डील पर आमादा करें, इमरान खान साहब को समझौते पर आमादा करें। और फिर ऑन द रिकॉर्ड बुशरा बीबी साहिबा ने यह बताया कि किस तरीके से उनको यह पैगाम दिया गया, और कहा गया कि आप कम से कम इमरान खान साहब को यह पैगाम पास ऑन करें, और किस तरीके से इमरान खान साहब ने किसी भी किस्म की डील से इनकार किया। उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा एक पटिशन डालकर, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती हाशमी साहब, कि एक पटिशन डाल के खुद जेल गई कि नहीं, मुझे बनीगाला में नहीं रहना, हमारे कारकुनों पर और दीगर रहनुमाओं पर मुकदमात बनाए गए, अब मुझे चूंकि गिरफ्तार किया गया और यह कहा गया हाउस अरेस्ट, तो मैं खुद जेल जाऊंगी, और फिर अदालत से बेशक ताखीर से इंसाफ मिलेगा, लेकिन अदालत से इंसाफ लेके आऊंगी। अब बुशरा बीबी साहिबा को जेल में डालना, उनको गिरफ्तार करना और जाली तोशाखाना केस में उनकी गिरफ्तारियां डालना, इसका मकसद असल में पूरा नहीं हुआ। मकसद यह था कि इमरान खान साहब को आसाबी तौर पर तोड़ा जाए, इमरान खान साहब को कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर किया जाए, उनको किसी डील पर मजबूर किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब, आप उनकी पिछली 10 टॉक्स जो मीडिया से थी वो उठा के देख लें, एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक हर टॉक में उनका जो स्टैंड था वो सख्त से सख्त होता गया। यहां तक कि उन्होंने रावलपिंडी जो एस्टैब्लिशमेंट और GHQ का शहर है, यहां पे एहतजाज की कॉल दे दी, यहां एहतजाज भी हुआ। फिर खान साहब ने D चौक पर एहतजाज की कॉल दे दी। खान साहब ने फौजी क्यादत, फौजी एस्टैब्लिशमेंट की क्यादत के मुतल्लिक अपनी टॉक्स में किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, लंदन प्लान, खान साहब के अल्फाज के बकौल पूरा उन्होंने उसकी डिटेल रख दी। तो इसका मतलब यह है कि खान साहब के आसाब को नहीं तोड़ा जा सका, बुशरा बीबी साहिबा को जेल में रख के, और अब बुशरा बीबी साहिबा को चारों नाचार रिहा करना पड़ना था, क्योंकि एक तो पूरी दुनिया की तरफ से भी लानत मलामत मजीद हो रही थी इस कठपुतली हुकूमत पर, जेल हुकाम पर भी, और उन लोगों पर जो कि जाली केसेस बना रहे थे बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ। दूसरा, चूंकि वो खातून भी हैं, जज जो है वो अब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि अगर एक किसी केस का इल्जाम इमरान खान साहब पर है तो उनकी अहलिया को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो चारों नाचार उनको छोड़ना पड़ा है, और जब उनको छोड़ना पड़ा, उनको रिहा करना पड़ा, तो अब फैसल वाउडा जैसे जो टाउट हैं उनको भी छोड़ दिया गया है कि आप जाके ये कहें कि देखा, ये कोई वो वाला देखा नहीं है। देखा ये है कि आपने देखा कि इमरान खान नहीं झुके, आपने देखा कि आप इमरान खान के आसाब नहीं तोड़ सके, आपने देखा कि इमरान खान ने रावलपिंडी में एहतजाज करके दिखाया, आपने देखा कि 8 फरवरी 2024 को बदतरीन जबर के बावजूद इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीता, आपने देखा कि आप ये जाली आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए किस लेवल पर गए, जहां आपको लोगों की खवातीन को अगवा करना पड़ा, आपको जबर और तशद्दुद करना पड़ा,
यहां तक कि अमेरिकी कांग्रेस से आवाजें उठ गई, अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर आवाजें उठ गई, आपके आलमी मीडिया ने वहां से आवाजें उठ गई। तो ये असल देखा, तो ये कोई डील वगैरह नहीं है। डील करनी होती हाशमी साहब तो ये इमरान खान साहब इतने अरसे से जेल में इतनी सोबतें क्यों बर्दाश्त करते? डील करनी होती तो बुशरा बीबी साहिबा खुद क्यों जेल में जाती? अब चूंकि कोई केस बुशरा बीबी साहिबा को मजीद कैद रखने के लिए था नहीं, अखलाकी ग्राउंड्स तो पहले ही खत्म हो गए थे, तो इसलिए अब इस तरह की गलत फहमियां फैलाने की कोशिश की जा रही हैं ताकि पीटीआई के रहनुमाओं और पीटीआई के कारकुनों को यह तासुर दिया जाए कि देखें किसी समझौते के तहत आ गई। कोई समझौता नहीं है। ये भी 9 माह के बाद बुशरा बीबी साहिबा को 1% इंसाफ मिला है। ये कोई इंसाफ नहीं है कि किसी की जिंदगी के 9 माह बर्बाद कर दे और उनको जेल में इस तरीके से सोबतों में रखें और 9 माह के बाद उनकी रिहाई हो तो आप कहें कोई डील लेके वो आ गई हैं। अच्छा साहब, इस्लामाबाद से खबर ये आई कि जज साहब ने हुक्म दिया कि आपके पास कल का वक्त है, दोपहर तक फैसला करें कि इमरान खान को आपने कैसे लेकर आना है, और कल दोबारा इसकी समाअत होगी और मुझे मालूम है कि आप इमरान खान को अदालत के अंदर पेश नहीं करेंगे। अभी जो जज साहब थे इन्होंने हुक्म तो राय साहब दिया, लेकिन इस हुक्म पर अमल नहीं होना था। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान हैं जिन्होंने रिमार्क्स क्या दिए कि मैं सिक्योरिटी थ्रेट्स की हकीकत का भी जायजा लूंगा, मामले की तह तक भी जाऊंगा, थ्रेट्स अलर्ट्स जारी करने वाले से कुरान पर हाथ रखवा कर भी पूछूंगा कि वाकई सिक्योरिटी थ्रेट्स थे या ऐसे ही अलर्ट जारी करके मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई। अब जबकि इमरान खान को पेश करने की जो हुकूमत की तरफ से, जो अदालत की तरफ से जो हुक्म दिया गया, राज साहब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाकर फौरी तौर पर मुशावरत की होगी और जो वकला थे उनको मिलने की इजाजत जो है वो दे दी गई। इसमें शुएब शाहीन साहब हैं, सलमान अकम राजा हैं और फिर फैसल चौधरी साहब वो जाकर इमरान खान से मिले। अब वो जो गुफ्तगू हुई है राय साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इमरान खान ने क्या कहा और जो हालात ये देख कर आए और अब ये अदालत भी जा रहे हैं। इस गुफ्तगू के मुताबिक जो इमरान खान ने की है कि उन्हें पिंजरे में रखा गया है, पिंजरा खुलता है और बाहर निकाला जाता है, 12 से 14 घंटे बिजली के बगैर अंधेरे में कमरे में बैठे रहे। इमरान खान की दाढ़ी बड़ी हुई है। इमरान खान ने कहा कि मुझे पार्टी वर्कर्स पर फख्र है, पार्टी क़यादत को कारकुनों को लीड करना चाहिए, पब्लिक की नब्ज के साथ चले, इंतजार पंजोता की गुमशुदगी पर बहुत परेशान हुए, खान साहब की मुसीबतों पर सुबह पिटीशन फाइल करूंगा। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर इमरान खान ने अफसोस का इजहार किया कि इस मुल्क में जमहूरियत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया, यह आइन पर हमला है, पाकिस्तान के अवाम खान की कॉल पर आएंगे, मुसीबतें बर्दाश्त करेंगे। इमरान खान ने बाकी बातें बाद में पूछे, पहले वर्कर्स के बारे में वो पूछते रहे और उन्होंने ये भी कहा कि सब बातें पहुंचाई हैं जो कुछ इमरान खान की जमात के साथ हो रहा है। हतमी फैसला इमरान खान जो है खुद करेंगे और नई चीफ जस्टिस की तैनाती पर कोई बात नहीं की। शुएब शाहीन ये कहते हैं कि अफसोस का इजहार किया और मौलाना के हवाले से उन्होंने पूछा कि मौलाना ने किस तरह वोट दिया। राय साहब, आपको क्या लगता है कि खान साहब जो कुछ अभी हुआ है, पीटीआई को उनकी रिहाई के लिए से फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब 26वीं तरमीम हो गई, अब 27वीं हो जाए, 28वीं हो जाए या जितनी मर्जी तरमीमें करना चाहें करवाएं, लेकिन इमरान खान की रिहाई सबसे इंपॉर्टेंट है। बुशरा बीबी के बाहर आने से आपको लगता है कि जो गैप था वो पूरा होगा और पार्टी के अंदर जो खान साहब की रिहाई को लेकर मामलात हैं, इन दी एब्सेंस ऑफ अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन जो उनकी बहन है वो अकेली लड़ रही हैं, तो बुशरा बीबी के आने से एक महाज के ऊपर पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जा सकेगा, या फिर क्योंकि हमने इससे पहले बुशरा बीबी को सियासत के अंदर नहीं देखा, या आपको लगता है कि उनको आना चाहिए? और वज़ीर आला केपी के हाउस के अंदर वो इस वक्त मौजूद हैं नेक्सी में, और वो पार्टी के लोगों ने उन्हें कहा कि आप केपी के चली जाएं, लाहौर मत जाइएगा क्योंकि आपके हवाले से कुछ भी वहां पे कार्रवाई जो हो सकती है। तो ये एक असूली और अच्छा फैसला था, लेकिन इमरान खान की रिहाई, बुशरा बीबी का बाहर आना और फिर जो खान साहब की जो हालात बता रहे हैं, क्योंकि मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूं कि पार्टी को इमरान खान की रिहाई के लिए अपनी तमाम कोशिशें करनी चाहिए। ये हुकूमत इनके ना तो इनको मिलनी है अभी, ना ये हुकूमत इनकी है, ये इमरान खान की अमानत है, तो जिसकी अमानत है उसे दी जाए और उसकी रिहाई के लिए काम किया जाए।
देखें, एक तो इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने का जो हुक्म था, ये सबको पता था कि ये कठपुतली हुकूमत, ये पूरा निज़ाम, ये इस कदर खौफजदा है कि ये किसी भी सूरत, चाहे जिस भी किस्म का ऑर्डर आ जाए जज साहब की जानिब से, ये किसी भी सूरत इमरान खान साहब को पेश नहीं करेंगे। आप ये देख लें कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि सीनियरिटी के मुताबिक मेरिट पर और हर तरह से जितने भी आप कानूनी पहलू अंडर कंसिडरेशन रख लें तो वो चीफ जस्टिस बनते, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पूरे निज़ाम को पामाल कर दिया गया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी भी जज के कहने पर यह कठपुतली हुकूमत इतनी अखलाकी जुर्रत कभी भी नहीं दिखा सकती थी कि इमरान खान साहब को पेश करते, क्योंकि इनको यह पता है कि इमरान खान साहब की एक झलक जो है, एक झलक इमरान खान साहब की पूरी दुनिया के मीडिया की हेडलाइंस बन जाएगी। पाकिस्तान के मीडिया की वैसे ही इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन बानी पीटीआई कह के भी हर बुलेटिन की, हर प्रोग्राम की हेडलाइन होती है। तो इसलिए इस कठपुतली हुकूमत, ये कठपुतली हुकूमत इमरान खान साहब की रिहाई तो दूर की बात है, उनकी एक तस्वीर, उनकी एक पेशी, उनकी एक वीडियो को भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसलिए ये तो मुझे इसमें ज़रा बराबर शक नहीं था कि ये अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करेंगे। लेकिन अब इसके अंदर जो अहम नुक्ता है वो ये है कि क्या हमारी अदालतें, हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्या ये सिर्फ फैसले सादिर करने तक रह गए? इनके पास क्या ये अथॉरिटी नहीं है कि ये अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाएं? सुप्रीम कोर्ट के जिन 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस पर फैसला दिया और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल ना किया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे, वो संगीन नताइज कब बरामद होंगे इसका पूरी कौम इंतजार कर रही है। इसी तरह जस्टिस बंदयाल ने यह फैसला दिया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन तो होना चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि इसकी सिर्फ एक अलामती हैसियत रहेगी, इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो ऐसे फैसलों का क्या फायदा कि जिनके ऊपर आप अमल दरामद ना करवा सके, या अमल दरामद करवाने के लिए अहकामात तो जारी करें, क्योंकि जो जज साहिबान हैं इनके पास अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए मरलावार कई ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन यह होता है कि अपने अहकामात पर अमल करवाने वाली अथॉरिटीज को नोटिस जारी करें। जब वो नोटिस जारी हो और वो दोबारा उनको कहा जाए कि हमारे अहकामात पर अमल करें, वो नहीं करते तो उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाए। तीसरे मरले में तौहीन अदालत के नोटिस पर फर्द जुर्म आयद की जाए, उनको सजा दी जाए। चौथे मरले में जज साहिबान के पास यह भी इख्तियार होता है कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को कहें कि हमारे अहकामात पर अमल दरामद करवाएं। लेकिन हमने देखा है कि कुछ जज, ये वैसे गनीमत भी है, लेकिन कुछ जज जो हैं वो फैसले तो दे देते हैं, बड़े जुर्रतमंदाना फैसले, लेकिन उनको एक स्टेप आगे जाके आइन और कानून के मुताबिक अगर वो ये समझते हैं कि वो लोगों को इंसाफ देने के लिए बैठे हुए हैं तो उनको अपने फैसलों पर अमल दरामद भी करवाना चाहिए। अब ये जो जज साहब हैं इनको ये अल्फाज बोलने नहीं चाहिए थे कि मुझे पता है कि मेरे फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। आपको अल्फाज आपके ये होने चाहिए थे कि मैं देखता हूं कि मेरे फैसले पर कैसे अमल दरामद नहीं होगा, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज हूं और जो मेरे फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा मैं उस पर तौहीन अदालत लगाऊंगा, उस पर फर्द जुर्म आयद करूंगा, उसको मैं अडयाला जेल भेजूंगा। ये आपका बतौर जज कंडक्ट होना चाहिए। ये जरूर है कि जितनी सप्रेशन है, इन जजेस को भी सलाम है जितने दबाव में ये इस वक्त हैं। जस्टिस फायज ईसा जैसे चीफ जस्टिस के होते हुए जिस किस्म की जुर्रत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने दिखाई है, ऐसी जुर्रत की मिसाल भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। लेकिन फिर भी हर जज के ऊपर यह लाजिम है कि कम से कम वो अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए अहकामात जारी करे। तो इस तरह के अहकामात जो हैं वो हमें जारी करने के लिए हमें नजर नहीं आए कि फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए भी अहकामात जारी किए गए हों। अब जो आपने कहा कि क्या कोई कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई के बाद, तो डिपेंड करता है कि बुशरा बीबी साहिबा को क्या इमरान खान साहब से मुलाकातों की इजाज़त दी जाती है या नहीं दी जाती। क्योंकि अलीमा खान साहिबा को जब इमरान खान साहब से मुलाकातों की इजाज़त दी जा रही थी और बुशरा बीबी साहिबा वाला जो एक कनेक्शन था कम्युनिकेशन का, वो तो मुनक़ता हो गया था।
तो इमरान खान साहब के पैगामात बाहर आ रहे थे। तो बुशरा बीबी साहिबा को भी अगर इजाजत मिली तो फिर वो इमरान खान साहब की डायरेक्टिव्स के मुताबिक जो उनकी हदायत होंगी एज इट इज वो पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं तक पहुंचाएंगी या पहुंचाने की कोशिश करेंगी। वो खुद तो एक जाहिर है कि एक मजहबी शख्सियत है, सियासत के अंदर वो अमल दखल उनका नहीं है, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब उनके शोर हैं तो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अगर उनको पार्टी की कुछ हदायत, पार्टी के लिए कुछ हदायत पहुंचानी पड़ी खान साहब की तो वो पहुंचाएंगे। दूसरा ये कि जो उनका पेशावर जाने का फैसला ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पंजाब में बुशरा बीबी साहिबा को एस्टैब्लिशमेंट से भी ज्यादा खतरा जो वहां पे सिविल डिक्टेटर है मरियम नवाज, उनसे खतरा था। और बुशरा बीबी साहिबा को नुकसान पहुंचा के मरियम नवाज ने एक डबल गेम भी कर सकती थी कि सारा इल्जाम एस्टैब्लिशमेंट पर धर देते। तो मरियम नवाज जो है, जिनके मुतल्लिक पाकिस्तान में सहाफत करने वाले, नून लीग की बीट कवर करने वाले यानी नून लीग के इवेंट्स कवर करने वाले सहाफी और सियासत को कवर करने वाले सहाफी, सबको पता है कि मरियम नवाज के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि ये ऊंट जितनी कीना परवर है, यानी ऊंट जो है वो सबसे कीना परवर जानवर समझा जाता है। तो इसी तरह पूरे शरीफ खानदान के मुतल्लिक मशहूर है कि ये बहुत कीना परवर है। तो इडोड ने बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, तो ये एक वाइज डिसीजन किया गया है कि उनको पेशावर भेजा गया है, केपी हाउस भेजा गया है, सीएम हाउस भेजा गया है, और अभी इतलात आ रही हैं कि शायद वो वहां पे एनेक्सी में रहेंगी कुछ दिन तक। तो अब इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही होती या कोई अंडरस्टैंडिंग होनी होती तो हाशमी साहब ये बहुत पहले हो चुकी होती। इस वक्त तो इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट, जो नई सुप्रीम कोर्ट बनी है, यानी जिस तरीके से एक कॉम्प्रोमाइज किस्म की सुप्रीम कोर्ट बनाने की कोशिश की गई है, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को एक लाइसेंस दे दिया गया है कि जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं होती आपको हम नवाज रहे हैं और आप इस ओहदे पर रहें। तो इमरान खान साहब ने ना कोई पहले डील किया है ना अब डील करेंगे। ये हो सकता है कि मेरिट के ऊपर कानून के मुताबिक कोई 1.5 साल के अरसे के बाद इमरान खान साहब को 1% इंसाफ मिल जाए और उनके केसेस जो हैं बतदरीज खत्म होते जाएं, क्योंकि आलमी सतह पर भी बड़ा प्रेशर है। एक तो अमरीकी कांग्रेस के जो 60 से ज्यादा अरकान हैं, ये खत कोई आम खत नहीं है जिसमें यह लिखा गया है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक को बहाल किया जाए, पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल किया जाए। यह भी लिखा गया है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। तो 60 से ज्यादा अमरीकी अरकान कांग्रेस का यह खत है। इससे पता चलता है कि इस कठपुतली हुकूमत पर अब आलमी सतह पर किस किस्म का दबाव आ रहा है। फिर चूंकि यूएस में 5 नवंबर को इलेक्शन हो रहा है और बहुत टाइट रेस है इस वक्त यहाँ पे इलेक्शन में, तो इसका मतलब यह है कि बहुत से हल्कों का ख्याल है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीत गए तो इसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर भी मुरतब होंगे। तो इस वजह से अब आप ये कह लें कि इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा देर तक कैद रखना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन इससे पहले कि इमरान खान साहब को हालात के धारे पर छोड़ दिया जाए कि ठीक है देखते हैं कि कब कोई बैरूनी प्रेशर आएगा कि आप इमरान खान साहब को मेरिट पर रिहा करें, पार्टी को आज खुद एक मूव करना चाहिए। और वो मूव ये है कि इंतहाई पुरअमन, इंतहाई मुनज़्ज़म एहतजाज हो, फैसला कुन एहतजाज हो, जिसका ऐलान मुराद सईद ने भी किया है। और ये एहतजाज डी चौक पर भी ना हो, ये एहतजाज हो बराह रास्त अडियाला जेल के बाहर, यहां पर एहतजाज हो, कई दिन तक यहां पे धरना देना पड़े, बिल्कुल पुरअमन मुनज़्ज़म धरना दें। और आप देखेंगे कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और आगे के लाया अमल के लिए एस्टैब्लिशमेंट भी और ये कठपुतली हुकूमत जो है ये मुज़ाकरात की मेज पर आएंगे और खान साहब को ऑन बोर्ड लेंगे। अच्छा राय साहब, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जा रहे हैं और इनके इस दौर के हवाले से पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी मुसलसल ये कह रही है कि इन्होंने जस्टिस मुनीर को भी पीछे छोड़ दिया और जितने पाकिस्तान की आवाम को जो इनसे तवक्कुआत थी ये ऐन उन तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरे, यानी उन्हें मायूस किया और ये मायूसी ही इनसे एक्सपेक्ट जो है वो की जा रही थी। काजी साहब के फैसले जितने भी उन्होंने दिए हैं वो ऑब्वियसली फैसिलिटेट किया गया, सहूलतकार एक जज के तौर पे नहीं याद रखा जाएगा। आपको याद है ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की जब सालगिरह इन्होंने मनाई आइन की
और पार्लियामेंट में बुलाया गया तो काजी साहब के अलावा तमाम जजेस को बुलाया गया था, कोई नहीं गया, सिर्फ काजी साहब गए, इसहाक डार साहब के पास आसपास कहीं बैठे हुए थे। अगर आप आज के हालात को देखें ना, बिलावल की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस की ही वजह से ये तरमीम हो सकी है, अगर कोई और चीफ जस्टिस बैठा होता तो शायद ये तरमीम कभी ना होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मान रहे हैं कि काजी साहब सहूलतकार थे और बाकी जजेस सहूलतकार नहीं है। जब हम ये कहते हैं ना कि जस्टिस मंसूर से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अगर रब्ता करने की कोशिश करे तो जस्टिस मंसूर ये कहते हैं कि भाई मुझसे क्यों मिलना है, मैं नहीं मिलना चाहता। तो आप फिर उनके व्हाट्सएप मैसेजेस की कहानी फ़खर दुरानी जैसे रिपोर्टर्स के जरिए बाहर निकलवाएं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं तफसील के साथ कि जनाब फैसला करने के बाद कहा गया कि आपका काम हो गया। तो ये तमाम चीज़ें राय साहब पाकिस्तान के अंदर काजी साहब के हवाले से याद हमेशा रखी जाएंगी, काजी साहब ने जो किरदार अदा किया। फिर राना सनाउल्लाह की अगर आप गुफ्तगू सुने तो वो खुद ये कन्फेशन स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया कि जस्टिस मंसूर अगर होते तो हम ना होते, जस्टिस मंसूर अगर चीफ जस्टिस बन जाते तो शायद ये निज़ाम गिर जाता। स्टेबिलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इनको ना चीफ जस्टिस बनाया जाता, और अगर वो बन जाते तो शायद हमारी हुकूमत के लिए जाने का पैगाम होता। तो हमने जस्टिस मंसूर की जगह जस्टिस यहया अफरीदी का इंतखाब इसलिए किया कि वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, यानी कंट्रोवर्सी का जो उन्होंने डेफिनेशन अपने पास से निकाली कि जो हमारे कबीले से ताल्लुक़ रखेगा या हमारे साथ चलेगा वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, बाकी सब कंट्रोवर्शियल हैं। साहब ये तो खुल्लम खुल्ला ये इकरार कर रहे हैं कि सब कुछ हुआ और हम इसके ऊपर ज़रा सा भी नादिम नहीं है, बल्कि ये सब कुछ हमने ही करवाया है। हैविंग सेड दैट, काजी फायजी ईसा राय साहब जा रहे हैं, जस्टिस मंसूर को ना लाने का इन्होंने एक वजह बता दी। तो ये तो चार्जशीट है, वकला पाकिस्तान के तमाम बार्स जो हैं वो मुबारकबादें तो दे रही हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी कीमत होगी जो अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान की आवाम को और जमहूरियत को? राय साहब देखिए हाशमी साहब, एक तो राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते, और जाहिर है कि उनका हक था आईनी, और सबसे लंबे टेन्योर के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, तकरीबन 3 साल तक वो चीफ जस्टिस रहते। अब इससे पहले ख्वाजा आसिफ भी इसी किस्म का बयान दे चुके हैं कि हमारा इलेक्शन फ्रॉड खुल जाता, यानी इलेक्शन खुल जाता। हालांकि जस्टिस मंसूर अली शाह के आप जो फैसले हैं ये उठा के देख लें, जिस वक्त जस्टिस बंदयाल चीफ जस्टिस थे तो जस्टिस मंसूर अली शाह ये जस्टिस फायज ईसा के कैंप में समझे जाते थे, और ये जस्टिस फायज ईसा के बहुत करीब तस्वुर किए जाते थे, और इन्होंने जस्टिस फायज ईसा को एक वक्त पर रेस्क्यू भी किया था। तो ऐसा नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह कोई पीटीआई के हक में फैसले देने के लिए मशहूर थे या इमरान खान साहब के हक में फैसले देने के लिए मशहूर थे, बल्कि इनके मुतालिक एक तासुर था कि इनके फैसले जो हैं ये अमूमन और इनके रिमार्क्स इमरान खान साहब और पीटीआई के खिलाफ आते हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक फैसला दिया जो कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर, और जाहिर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का वोट एक ही था, एक ही वोट था फुल कोर्ट के अंदर। तो जिन 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में ये फैसला दिया कि ये नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए, अब वो 8 जजेस थे, वो सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं थे। तो इनको खौफ ये हो गया कि अगर ये 8 जजेस फैसला दे रहे हैं कि ये पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, तो अगर कोई पटिशन चली गई और वो पटिशन फिक्स हो गई कि इलेक्शन फ्रॉड को खोला जाए या 10-12 हल्के जो हैं ये खोले जाएं, और चूंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, इनको पता था कि हम इतने इतने बड़े मार्जिन से हारे हुए हैं, यानी 90,000 के मार्जिन से तो सिर्फ जो है ये ख्वाजा आसिफ हारे हुए हैं, तो इनको पता था कि हम इतने बड़े बड़े मार्जिन से हारे हुए हैं, ये तो 7 दिन 10 दिन के अंदर सारा इलेक्शन फ्रॉड खुल जाएगा। तो ख्वाजा आसिफ ने इसलिए कहा कि हमें खदशा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बने तो इलेक्शन फ्रॉड खुल जाएगा। अब राना सनाउल्लाह ये कन्फेशन कर रहे हैं, अब वो जस्टिस फायज ईसा बताएं जो कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। एक तो इन्होंने ये साबित कर दिया कि जस्टिस फायज ईसा ने कन्फेशन कर लिया कि पार्लियामेंट के साथ मिलकर साजबाज की, बिलावल जरदारी ने भी तस्लीम कर लिया, यानी पार्लियामेंट ने ये कानून साजी, ये आइन साजी खुद नहीं की, ये जस्टिस फायज ईसा की साजबाज के साथ की। तो ये कौन सी तारीख में मिसाल मिलती है, कौन सी तारीख में मिसाल मिलती है कि कोई जज एक सिटिंग हुकूमत, एक जाली हुकूमत या किसी एवन जाली हुकूमत को छोड़ के एक मेरिट पे आई हुई मुंतखब हुकूमत के साथ भी मिलकर कोई आइन साजी करवाए?
ये कोई मिसाल मिलती है तो इन्होंने जस्टिस फायज ईसा के मुंह पर कालक मली है, मजीद कालक। वैसे उनके मुंह पर कालक मलने की मजीद गुंजाइश नहीं थी, इतनी कालक उन्होंने खुद अपने चेहरे पर मल ली है अपने मुख्तसर से दौर में, जो कि उनका चीफ जस्टिस का एक मुख्तसर सा दौर था। इतनी कालक मल लिया है कि उनके चेहरे पर मजीद कालक मलने की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जाते जाते राना सनाउल्लाह ने, ख्वाजा आसिफ ने और अब बिलावल जरदारी ने भी उनके मुंह पर मजीद कालक फेंक दी है, ये कह के कि ये जो जाली आईनी तरमीम लाई गई है इसके सहूलतकार जो है ये जस्टिस फायज ईसा थे। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स जो कि हर रोज उनकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं, हर रोज उनकी पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ पहलुओं को परखते हैं। तो जज का करने का मतलब ये नहीं है कोई नेगेटिव सेंस में जैसे कहते हैं कि हम किसी को जज, ये उनकी पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ पहलुओं को परखते हैं। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के पाकिस्तान की तारीख में सबसे घटिया और मक्कार एजेंट के तौर पर ये सामने आए थे। तो इसलिए जस्टिस फायज ईसा को जाते जाते इन्होंने पहले जो वो तारीख के कूड़ेदान में तो फेंका गया था उनको, तो अब तो वो जो गलियों मोहल्लों में आपने देखा होगा, खासतौर पर वेस्ट में वो बड़ी बड़ी जो डस्टबिन लगी होती हैं तो वहां पे फेंका गया है और उसके ऊपर भी बहुत सा कचरा फेंक दिया गया है ताकि इन स्याकारियों के नीचे जस्टिस फायज ईसा का नाम जो है ये हमेशा दबा रहे। आप देखें जस्टिस मंसूर अली शाह, जाहिर है कि इनका जो नाम निहाद अलविदाई रेफरेंस था, उससे पहले वो चले गए उम्रे पर अपनी फैमिली के साथ और फिर उन्होंने एक खत भी लिखा, यानी एक खत उन्होंने जस्टिस फायज ईसा को रिमाइंडर के तौर पर 23 अक्टूबर को लिखा और इसमें उन्होंने कहा कि मैं मखसूस बेंच में बैठने से पहले भी माजरत कर चुका हूं, दोबारा माजरत कर रहा हूं। और उन्होंने कहा कि जब तक तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट नहीं बैठता मैं खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब सियासतदान अपने अवामी फ़राइज़ की खातिर अपने ज़ाती ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो अपने मुल्क को तबाही की जानिब एक मुख्तसर रास्ते पर धकेल देते हैं, यानी एक तबाही का रास्ता और इतना मुख्तसर जो कि बहुत जल्दी किसी मुल्क को और इदारों को तबाही की जानिब ले जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ये कह रहे हैं कि ये जो आईनी तरमीम की गई है ये जालसाजी से की गई है। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनने दिया जाए, इसका मकसद ये था कि ये हुकूमत हर फैसला अपनी मर्जी के मुताबिक ले, अपनी पसंद के मुताबिक। लेकिन इसके अंदर हाशमी साहब एक ट्विस्ट भी आ सकता है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम ये देखें, अगरचे जस्टिस याहिया आफरीदी के मुतल्लिक जो उनको जानते हैं वो कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाए बैठे, लेकिन हो सकता है कि इसी कठपुतली हुकूमत को कोई 10 में से एक फैसला तो जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को भी मेरिट पर करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि कोई एक आध मेरिट पर फैसला आए तो आप देखेंगे कि जिस किस्म की कैंपेन जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ चलाई गई, जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ चलाई गई, जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ चलाई गई, जस्टिस आयशा के खिलाफ चलाई गई, जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ चलाई गई, इसी तरह की कैंपेन हो सकता है यही कठपुतली हुकूमत और मरियम नवाज जो है ये जस्टिस याहिया आफरीदी के खिलाफ भी चलाना शुरू कर दें, क्योंकि ये उस वक्त तक जस्टिस याहिया आफरीदी की तारीफ करेंगे जब तक सारे फैसले खिलाफे कानून खिलाफे आइन इस कठपुतली हुकूमत के हक में आएंगे। एक भी फैसला चीफ जस्टिस साहब ने मेरिट पर दे दिया तो आप देखेंगे कि ये मरियम नवाज, बिलावल जरदारी ये अपने हवारियों के साथ नए चीफ जस्टिस पर भी हमलावर हो जाएंगे। लेकिन ये बात तय हो गई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जो अलविदाई रेफरेंस था जस्टिस फायज ईसा का, जिस तरह के इसके अंदर हमें मनाजिर देखने में आए, जिस तरह से इसका बाइकआउट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ये समझती है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये समझते हैं कि ये जालसाजी के जरिए ये आईनी तरमीम जो है ये की गई है।